नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे धेनु क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। पांचवा प्रश्न देखेंगे हम। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न जो है वो डायनेमिक सेक्शन से पूछा है। मैं जिक्र कर दे रहा हूँ। वो पूछा है कि सतत विकास लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य 2017। प्रश्न पुराना है लेकिन मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको बता रहा हूँ। 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है, कौन सा स्थान रहा है। ए ऑप्शन 116 बी ऑप्शन 125, सी ऑप्शन 108, डी ऑप्शन 95। तो इस साथियों, चूंकि यह प्रश्न अब आउटडेटेड हो गया है। आउटडेटेड का मतलब ये है कि ये करंट ओरिएंटेड प्रश्न है, डायनेमिक सेक्शन का है। मैं एसडीजी इंडेक्स आपको बताया था जो अभी नीति आयोग ने जून माह में जारी किया था। तो ये जो एसडीजी इंडेक्स जो नीति आयोग ने जारी किया था वो भारत के राज्यों के बीच ये मतलब रैंकिंग किया गया था। कौन सा राज्य जो है एसडीजी गोल को अचीव करने में बेहतर किस राज्य का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है। लेकिन जो ये प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जारी किया जाने वाला सूचकांक है। और ये यूनाइटेड नेशन के जो 193rd मेंबर हैं, यानी कि 193 देश हैं, इन देशों के बीच कौन सा देश जो है सतत विकास लक्ष्य में सबसे नंबर 1 पे है, जानना जरूरी है। और भारत का पोजीशन क्या है ये जानना जरूरी है। तो साथियों, इसी तरह हर साल निकलता है। आप देखेंगे 2018 का, 2019 का, 2020 का, 2021 का। तो अभी 2021 का रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल लेवल वाला आया नहीं है, ठीक है। 2019 जो रिपोर्ट आया था, 2019 का रिपोर्ट आया था जो है 2019 वाले रिपोर्ट में, 2019 वाले रिपोर्ट तक का आंकड़ा मेरे पास है। 2019 में उसमें भारत का स्कोर 115वां हो गया था। 2019 वाले में, ये तो 17 है, 17 में तो इसका स्कोर था 2017 में भारत 116वां स्थान पे था। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है कि भारत 2017 में किस पोजीशन पे था। ये प्रश्न इसलिए मैं लिखा हूँ कि इस तरह के आपको जैसे ही करंट अफेयर में देखेंगे सतत विकास लक्ष्य 2021 सूचकांक आएगा वर्ल्ड वाइड, नेशनल लेवल की बात नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे, जो विभिन्न देशों के बीच देखता है कि कौन परफॉर्मेंस, किस देश का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा। वैसे सारे नॉर्डिक कंट्री ही रहते हैं, डेनमार्क, स्वीडन वगैरह ये सब नंबर 1 पे होते हैं, स्वीडन वगैरह नंबर 1 पे होता है। लेकिन ऐसा ही जो 2019 वाला अभी तक का आंकड़ा है, जो लेटेस्ट 2019 है, उसमें भारत का स्थान 115वां है। भारत का स्थान कितना है? 115वां है। और नंबर 1 पे कौन है? स्वीडन नंबर 1 पे है। स्वीडन यूरोप का एक देश है, स्वीडन नंबर 1 पे है। तो हम 2021 का आएगा जब भी आएगा तो इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि ये हालांकि पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आपके टॉपिक से संबंधित था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे जिक्र कर दिया था। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। धारणी कृषि का अर्थ है, धारणी कृषि अर्थात इंग्लिश में बोलेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अर्थात धारणीय कृषि का अर्थ है। तो हम देखेंगे धारणीय कृषि का अर्थ क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है आत्मनिर्भरता, कतई नहीं, बिल्कुल आत्मनिर्भरता। बी ऑप्शन क्या है, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात, कृषि निर्यात तथा आयात करना। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन क्या है, भूमिका, भूमिका इस प्रकार भूमिका इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। अक्षुण्ण का मतलब गुणवत्ता उसकी खराब ना हो, गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, मेंटेन रहे, बनी रहे, बनी रहे। गुणवत्ता उसकी अक्षुण्ण बनी रहे। डी ऑप्शन ये कहता है कृषि प्रयोग हेतु, कृषि प्रयोग हेतु, कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को, कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त यानी जो उपयोग में नहीं हो रहा है, आ रहा है, उसको उपयोग में लाना। कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को, भूमि को उपयोग में लाना या प्रयोग में लाना, उपयोग में लाना। साथियों इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। अब देखेंगे इसमें भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे कि हम आखिर कृषि जब किसान करता है, जब खेती करता है तो अपनी भूमि का इस तरह से उसे इस्तेमाल करना चाहिए खेती करते समय जिससे कि उसकी मृदा की गुणवत्ता बरकरार रहे, बनी रहे। ऐसा ना हो जैसे आप देखते होंगे कि वर्तमान समय में कीटनाशकों का प्रयोग, रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग मृदा की उर्वरक क्षमता को कमज़ोर कर दिया है, मृदा की उर्वरक क्षमता, मृदा की उर्वरता को कमज़ोर कर दिया है, मृदा की क्वालिटी यानी गुणवत्ता जो है वो ख़त्म हो गई। इसीलिए जो मृदा में जो फसल उग रहे हैं उनका क्या हो रहा है, उसमें न्यूट्रिशनल मान नहीं रह रहे हैं, उसमें कीड़े लग जा रहे हैं, कीट लग जा रहा है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी गायब हो गई है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई। तो मृदा की इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम उसकी जो है वो कमज़ोर पड़ गई है। तो सतत विकास यानी जो लक्ष्य है ना, तो वो कहता है SDG का एक कॉन्सेप्ट है कि इसमें धारणीय कृषि को बढ़ाना। आप देखेंगे जैसे SDG जो के 17 गोल्स हैं तो
आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे, जो एसडीजी के जो 17 गोल्स हैं, उन 17 गोल्स में जो पहला गोल क्या था? पहला गोल था कि गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति। ध्यान देंगे, गरीबी के सभी रूपों की विश्व से समाप्ति। डिटेल में यही था, आप देखेंगे उसका ड्राफ्ट तो उसमें यही लिखा हुआ है। दूसरा जो स्टेटमेंट कहता है भूख की समाप्ति। क्या कहता है? भूख की। यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ नोट कर लेंगे, आप ध्यान देंगे, नोट्स बना करके लिख लेंगे आप लोग। भूख की समाप्ति यानी कि जीरो हंगर, है ना, कॉमा वो लिखता है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा कैसे होगा? जब सबके लिए अन्न उत्पादन हो, यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन होगा, तभी तो सबका पेट भरेगा। फिर बेहतर पोषण, इतना ही नहीं, मात्रात्मक नहीं, केवल पेट भरना नहीं, यानी कि गुणवत्ता युक्त भोजन होना चाहिए, न्यूट्रिशनल होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा के बाद बेहतर पोषण। इसीलिए देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा, FAO के द्वारा मोटे अनाज का वर्ष मनाया गया था। मोटे अनाज की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा होती है, तो मोटे अनाज में न्यूट्रिशनल मान ज़्यादा होता है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि मोटे अनाज का उनको उपयोग करना चाहिए, किसानों को मोटे अनाज खेती, वो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल भी है, आपदा को झेलने की क्षमता भी उसमें ज़्यादा है, और तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सब मोटे अनाज में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कहिए कि सब चावल और गेहूँ की तुलना में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है मोटे अनाजों में। अब ध्यान देंगे हम, तो भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण। इसीलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो योजना है, उस योजना में भारत सरकार ने क्या किया? मोटे अनाज को भी जोड़ दिया कि मोटे अनाज को भी दिया जाएगा। बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि। ध्यान देंगे, यही बात पूछा, टिकाऊ कृषि। टिकाऊ कृषि को ही धारणीय कृषि बोलते हैं। टिकाऊ कृषि का दूसरा नाम है धारणीय कृषि। क्या है? धारणीय कृषि या सतत कृषि, ये भी कह सकते हैं। सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंग्लिश में एक नाम है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, है ना। तो ये टिकाऊ जो कृषि है, कभी काल ऐसा पूछ देगा एसडीजी के किस गोल के तहत आता है धारणीय कृषि, धारणीय कृषि, है ना। या ऐसे पूछ सकता है प्रश्न, एनटीए बहुत चालाकी करता है, कभी काल ऐसे पूछ सकता है आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए कि एक किसान है जो रासायनिक खेती को छोड़ करके वो जैविक खेती करता है, तो वो एसडीजी के किस गोल को अचीव करने में मदद कर रहा है। ध्यान देंगे, तो वो एसडीजी के गोल 2 को अचीव करने में योगदान दे रहा है ना। एसडीजी 2 की तरफ, एसडीजी 2 को अचीव करने में उसका योगदान दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से ऐसे भी प्रश्न बन सकता है जो एसडीजी 6 आप देखेंगे, सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना। वाटर की बात जहां आता है, एक किसान जो है वो यदि धान की खेती को छोड़ करके मक्के की खेती को अपनाता है, धान की खेती को छोड़कर, जैसा कि मैं टारगेट पॉइंट की क्लास में बताया था कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया है, एमएसपी जो धान की खेत किसानों को धान छोड़ने के लिए और मक्के की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उसने मक्के पर एमएसपी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अभी उत्तर प्रदेश सरकार भी पिछले 2 बार से मक्के पर एमएसपी जारी कर, इससे पहले मक्के पे एमएसपी नहीं जारी करती थी यूपी गवर्नमेंट, लेकिन 2 साल से वो मक्के पे भी एमएसपी जारी कर रही है ताकि किसान मक्के की खेती की तरफ आकर्षित हों और धान की खेती को धीरे धीरे, चावल की खेती को छोड़ने, क्योंकि चावल जल प्रिय पौधा है और जल की इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। ग्राउंड वाटर बहुत तेज़ी से कृषि करने की वजह से कृषि कार्यों में ग्राउंड वाटर जो है ना, तो ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो
चावल की खेती को हतोत्साहित कर रही है और मक्के की खेती, मक्का देखिए मोटे अनाज में आता है, मक्के की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। ऐसा हरियाणा गवर्नमेंट शुरुआत कर दी है, हरियाणा राज्य सरकार। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसान जो है चावल की खेती को छोड़ करके मक्के की खेती की तरफ अग्रसरित हो रहा है ना, या चावल की खेती कर रहा है, चावल की खेती छोड़ करके मक्के की खेती कर रहा है, तो वो एसडीजी के किस गोल को अचीव करने में मदद कर रहा है? तो एसडीजी 6 को अचीव करने में मदद कर रहा है। ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। साथियों, आप देखे थे कि एसडीजी के जो 17 गोल्स हैं, तो गोल 1, गोल 2 है ना, 3, 4, ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे जो हैं, कभी काल इनका अरेंजमेंट भी दे देगा। ए ऑप्शन दे देगा, किसी एसडीजी को दे देगा, बी ऑप्शन दे देगा किसी एसडीजी को, सी ऑप्शन दे देगा किसी एसडीजी को, डी ऑप्शन दे देगा किसी एसडीजी को, और कहेगा कि इनका सही क्रम व्यवस्थित करिए और इसमें सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम व्यवस्थित करने के लिए दे देगा, है ना, कि कौन सीक्वेंस से है। तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं एक टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन देख रहा था, तो उस टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन में दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूटों में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। और हम लोग आपस में क्लास में भी मैं इस बात को बताया था कि थोड़ी बहुत इस तरह से जो क्वेश्चन बनते हैं तो उस पर भी आपको नज़र डालना चाहिए, ताकि प्रश्नों की प्रवृत्ति कैसी बन रही है हम हर एक स्तर से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम निगरानी कर लेंगे कि हाँ क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एजेंडा 21। क्वेश्चन है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ए ऑप्शन, पृथ्वी सम्मेलन से, बाल श्रम उन्मूलन से, सी महिला सशक्तिकरण से, डी ऑप्शन सतत विकास से। साथियों, आंसर हो जाएगा सतत विकास से। एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखना ज़रूरी है, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे एजेंडा 21 का। साथियों, एजेंडा 21 जो है, देखिए एजेंडा 21, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। एजेंडा 21 के प्रमुख कुछ भाग हैं। पहला भाग क्या है, देखें, विकासशील देशों में गरीबी निवारण, व जनसंख्या नियंत्रण। ध्यान देंगे, एजेंडा 21 विकासशील देशों में बात करता है,
न कि विकसित देशों में। तो यहीं एनटीए हो सकता है स्टेटमेंट बनाए कि एजेंडा 21 जो विकसित एवं विकासशील दो देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास करता है। तो ये ध्यान देना है कि विकसित देशों में इसकी कोई बात नहीं करता है, ये केवल विकासशील देशों की बात करता है, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे, सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा। सबको खाद्य, सबको खाद्य, स्वच्छ जल, स्वच्छ जल एवं सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। एजेंडा 21 का है। इसका तीसरा भाग क्या है? तीसरा इसका भाग है जैव विविधता का संरक्षण एवं सर्वेक्षण भी है, ध्यान दीजिएगा, एवं सर्वेक्षण यहाँ एवं कर लीजिएगा, यहाँ रुकिए, यहाँ एवं कर लीजिए। जैव विविधता का संरक्षण एवं सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, है ना। इसका चौथा जो पार्ट है, इसके 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4। चौथा इसका पार्ट जो है पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। पूंजी आप नहीं ध्यान देंगे, इसको इसी को एलिमिनेट कर देंगे। पूछेगा एजेंडा 21 में कौन शामिल नहीं है, आप ये वाला स्टेटमेंट जो चौथा वाला लिख रहा हूँ कि पूंजी स्थानांतरण पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह बिजनेस करना आसान हो जाएगा इससे। पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। तो ये एजेंडा 21 के 4 प्रमुख भाग थे। पहला, विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। फिर दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि सबको खाद्य, स्वच्छ जल एवं सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। फिर तीसरा क्या कहता है? जैव विविधता का संरक्षण एवं सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। फिर चौथा कहता है पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। तो ये रहा 4 इसका चार इसके प्रमुख भाग थे, ठीक है ना। ये पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, उसी में पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया। एजेंडा 21 इसलिए सतत विकास से संबंधित है। पृथ्वी सम्मेलन में इसको अडॉप्ट किया गया। ध्यान दीजिएगा, जो एजेंडा 21 है इसको 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, है ना, ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन इसको कहते हैं, इसको रियो सम्मेलन भी बोलते हैं, अर्थ सम्मेलन को। तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें, एक और क्वेश्चन इसी सतत विकास, इसी एजेंडा 21 से बनाया है, IAS बनाया है, 2016 में बनाया है, तो हम उसको ज़रूर 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 देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर शायद 8वां क्वेश्चन नंबर है। 8वां क्वेश्चन नंबर है, समाचारों में कभी कभी दिखने वाला
एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्न बातों पर विचार करें। निम्नलिखित बातों पर या निम्न बातों पर विचार करें। देखें क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि यह का मतलब किसको कह रहा है, एजेंडा 21 को, है ना। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। एक वैश्विक कार्य योजना है, धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, ग्लोबल फ्रेमवर्क है। दूसरा कह रहा है कि 2002 के जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। जैसा कि साथियों हम लोग जानते हैं कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 अस्तित्व में आया, न कि 2002 के जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। तो इससे क्या दिखता है कि इससे दिखता है कि हमारा स्टेटमेंट 1 तो सही है, किंतु स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑप्शन जब हम देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये प्रश्न पूछा है साथियों IAS 2016 में पूछा है। केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। आंसर क्या सही हो जाएगा, केवल 1 सही हो जाएगा। हरी बात है। यहाँ हो जाएगा निम्न में कौन सही है, यहाँ देखें निम्न में से ऊपर एक स्टेटमेंट रहेगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है ना। तो ये रहा प्रश्न। अगला क्वेश्चन थोड़ा हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 9वां क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पहला ऑप्शन क्या है, काहिरा में, मिस्र का शहर है काहिरा में। बी ऑप्शन कह रहा है रियो में, ब्राज़ील का शहर है रियो डी जेनेरियो, रियो में। सी ऑप्शन कह रहा है डरबन में, दक्षिण अफ्रीका का शहर है डरबन में। डी ऑप्शन कह रहा है क्योटो, जापान का शहर है क्योटो। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रियो में, 1992 में रियो में, ब्राज़ील का शहर है ना। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में आयोजित किया गया था, जो कि ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास था अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा। ठीक है, अब हम देखेंगे थोड़ा सा इसमें साथियों देखेंगे। देखिए
1992 में हम जानते हैं 1900, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन एक चीज़ का, 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? रियो सम्मेलन हुआ था, अर्थात पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, है ना, जिसमें एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था। और 1992 के बाद 5 सालों के बाद, है ना, 5 वर्षों के बाद, अर्थात 1997 में, जिसे हम इसीलिए रियो 5 भी बोलते हैं, रियो प्लस 5 बोलते हैं, या इसी को पृथ्वी शिखर सम्मेलन 5 बोलते हैं, है ना, +5, रियो +5 या पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 बोलते हैं, है ना। तो 1992 में हुआ था रियो सम्मेलन, उसके 5 साल के बाद 1997 में रियो +5 हुआ। एक इस बैठक को, इस रियो +5 को न्यूयॉर्क में, कहाँ? न्यूयॉर्क, देखिए यहाँ न्यूयॉर्क में, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक बुलाया था, है ना, जिसको रियो +5 नाम दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएन जनरल असेंबली ने क्या किया? एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसको रियो +5 का नाम दिया गया। ये बैठक साथियों क्यों किया गया था रियो +5 का? ये जो एजेंडा 21 था ना, ये एजेंडा 21 के मूल्यांकन के लिए बुलाया गया था बैठक। एजेंडा 21 जो था, एजेंडा 21 के मूल्यांकन के लिए रियो +5 का बैठक न्यूयॉर्क में बुलाया गया था, विशेष महासभा बुलाया गया था, ठीक है ना। एजेंडा 21 इन 5 सालों में 1992 से 97, इन 5 वर्षों में एजेंडा 21 फ्रेमवर्क जो था, वैश्विक फ्रेमवर्क, उसका मूल्यांकन करने के लिए कि भाई कहाँ तक इसको अचीव किया गया, कहाँ तक हुआ, यहाँ पे ध्यान देना है। फिर बाद में क्या होता है, और सब सम्मेलन हुआ, बहुत ज़्यादा सम्मेलन हुआ, लेकिन हमें जो मुख्य है कि वर्ष 2012 में फिर ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित जो रियो 20 सम्मेलन हुआ था, उसका जो घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, है ना, द फ्यूचर वी वांट। इस मसौदे में ध्यान देंगे, वर्ष 2012 में एक आता है ना, 2000, थोड़ा सा इसको ऊपर कर, 2000 इम्पॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। प्रश्न करने में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिसको नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। 2012 में क्या हुआ था, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में रियो 20 सम्मेलन, रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक जो था वो था द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट, अर्थात वह भविष्य जो हम चाहते हैं, द फ्यूचर वी वांट, इसका शीर्षक था, है ना। इस मसौदे में क्या था? जनसंख्या नियंत्रण। क्या क्या था इस मसौदे में? ये जो घोषणा पत्र था, इसमें जनसंख्या नियंत्रण के बाद था गरीबी उन्मूलन, तीसरा क्या था? गरीबी उन्मूलन के बाद सतत विकास था, फिर उसके बाद क्या था? सतत विकास के बाद चौथा था सामाजिक समानता, सोशल इक्वलिटी, समानता इत्यादि पहलुओं पे इस पे क्या किया गया था? इसमें विचार किया गया था। इन 4 पहलुओं पे मोटा मोटी विचार किया गया था। इसी सम्मेलन में ध्यान देंगे, भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पे बल दिया। ये ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी सम्मेलन में रियो 20 सम्मेलन में, यहाँ देखेंगे, लिखेंगे, इसको सब नोट करिएगा आप लोग।
इसी सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी, अर्थात अर्थव्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ने की वकालत किया। हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी, है ना, ग्रीन इकोनॉमी, भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। आ रही बातें समझ में? तो थोड़ी थोड़ी सी बातें ऐसी हैं कि जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसी में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न क्या है? कह रहा कि ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, IAS प्री 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्या पूछा है कि आम तौर पे समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? ये ऑप्शन है, यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। बी, यह WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय यानी मिनिस्ट्रियल बैठक है। सी ऑप्शन हो जाएगा, यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है। सॉरी, पैनल नहीं है, इसको होना चाहिए पैनल का कहाँ चला गया यार? पैनल का सम्मेलन है। ठीक है, फिर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। Rio+20, हम जानते हैं ना कि Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ था और यह सम्मेलन जो है 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ, 1992 में जो रियो डी जेनेरियो हुआ था उसकी 20वीं वर्षगांठ तथा 2002 में जो जोहान्सबर्ग में विश्व सतत विकास सम्मेलन हुआ था उसकी 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था।
तो हमको इससे बहुत मतलब नहीं, मतलब ये है कि यह किससे संबंधित है, धारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, रियो+20 है ना।